उतना धारदार व्यक्ति पत्रकारिता में आया लेकिन सियासत में नहीं गया, क्यों? पढ़ लिख करके जो हम जिस आंदोलन से जुड़े थे उस आंदोलन की बुनियादी बातों को लिख पढ़ करके उठाते रहे। आज की तारीख के जो पत्रकार हैं और जिन पर पेंट लगा हुआ है, ये इस तरफ वाला है, ये इस तरफ वाला। मीडिया हाउस और सरकार ये दोनों इसके लिए जिम्मेदार है। पत्रकार के तौर पे आप अपना 50 साल बेदाग निकाल सके, ऐसा संभव कैसे हुआ सर? हमको शुरू से ही पत्रकारिता में ऐसा नेतृत्व मिला जिसने हमको किसी एक दिशा में चलने के लिए प्रेरित नहीं किया, बल्कि हमको उन्होंने पूरी आज़ादी दी और ये निर्देश दिया कि जो खबर आप कर रहे हैं या जो लेख लिख रहे हैं उसकी जिम्मेदारी आपकी। ऐसा अब क्यों नहीं हो पा रहा है? संस्थान जो है वो उस समय सत्ता के प्रभाव में उतने नहीं थे जितने आज हैं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं सर कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया करीब करीब उसी तर्ज पर चंद्रशेखर जी ने फॉर्मूला तब निकाल दिया था। राम जन्मभूमि जो है वो उस ट्रस्ट को वापस की जाएगी और बाबरी मस्जिद के लिए कोई दूसरी जगह देंगे। ये वो गवर्नमेंट आर्डर से करना चाहते थे वही और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की सहमति से करना चाहते थे। जैसे ही राजीव गांधी को ये बात पता चली, और पता कैसे चली? शरद पवार चंद्रशेखर जी की प्रशंसा में एक दिन राजीव गांधी को बताया कि चंद्रशेखर जी आपका बहुत बड़ा काम चंद्रशेखर जी खुद ही कर रहे हैं, हल होने के करीब, यानी ये मसला हल हो जाएगा और एक देश के सामने जो बड़ी समस्या है वो हल हो जाएगी, तो इसमें आपको भी प्रसन्न होना चाहिए। नमस्कार। आज एक बहुत ही खास आदमी, और इसलिए मैं खास कह रहा हूं कि अपने छात्र जीवन से लेकर और अपने पत्रकारिता के 25 वर्षों के सफ़र में जिन लोगों ने सर्वाधिक मुझे प्रभावित किया है उनमें से एक राम बहादुर राय जी के साथ आज मैं मौजूद हूं। पिछले 50 वर्षों में देश की राजनीति और पत्रकारिता के शिखर पर जिन लोगों ने इसको महसूस किया, देखा और जिया है, उसमें राम बहादुर राय बिरले हैं जो हम लोगों के बीच में इस वक्त मौजूद हैं। हिंदुस्तान समाचार समूह संपादक हैं, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अध्यक्ष हैं, इसी वर्ष पद्म विभूषण भी मिला, पद्म श्री भी रह चुके हैं, और सबसे बड़ी बात हिंदी पत्रकारिता के शिखर पुरुषों में जो लोग आते हैं और जो इस वक्त हमारे और आपके बीच हैं उसमें राय साहब का नाम आता है। सहयोगी, जूनियर, सीनियर तो कम ही शायद बचे हों, जूनियर और सहयोगी राय साहब ही कहते हैं। तो सर सबसे पहले आपका स्वागत है। मैं आपका इंटरव्यू करने के लिए या आपसे बातचीत करने के लिए पिछले कई वर्षों से कोशिश कर रहा था, और मैं सिर्फ इसलिए कि मैं कभी कभी जब आपकी जीवन यात्रा को देखता हूँ तो मीसा के पहले बंदी के तौर पर इमरजेंसी का विरोध करने वाला एबीवीपी का वो छात्र नेता जिसने बीएचयू में वाइस चांसलर के खिलाफ अभियान छेड़ दिया, सारे लोग माफ़ी मांग के बचे और आप निष्कासित हो गए, और उतना धारदार व्यक्ति पत्रकारिता में आया लेकिन सियासत में नहीं गया, क्यों? 1965 में मैं 12वीं का छात्र था और बनारस में हरिश्चंद्र इंटर कॉलेज में पढ़ता था। उसी समय मेरा ख्याल है नवंबर की बात होनी चाहिए, नवंबर 1965, जब लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे और एमसी छागला साहब शिक्षा मंत्री थे। सेकुलरिज्म के को स्थापित करने के लिए उन लोगों ने जो पहली बात सोची वह बनारस में बड़ी विस्फोटक साबित हुई। एक बिल आया लोकसभा में, उस बिल का नाम था काशी हिंदू विश्वविद्यालय, हिंदू निकालना था उसमें से हिंदू शब्द हटाया गया, उस बिल में प्रस्तावित था, और
अब काशी हिंदू विश्वविद्यालय का नाम काशी विश्वविद्यालय रखा जाना था। शास्त्री जी ने भी लगता है कि ऐसा सोचा नहीं होगा, हालांकि वो बनारस से थे। और आपको ये भी बताऊं कि शास्त्री जी हरिश्चंद्र इंटर कॉलेज से ही पढ़े लिखे थे। जब आंदोलन शुरू हुआ तो उस आंदोलन में हम लोग भी शामिल हुए, और कौन शामिल नहीं हुआ। अगर आप ये पूछें तो मैं कहूँगा कि पूरा बनारस और धीरे धीरे करके बनारस के आसपास का पूरी आबादी उस बिल के खिलाफ एक व्यक्ति की तरह से खड़ी हो गई, और आंदोलन बहुत जन आंदोलन में बदलता जा रहा था। तो उस आंदोलन से अपनी शुरुआत भी हुई, विद्यार्थी राजनीति की भी। उसी आंदोलन से कुछ दिन पहले मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का सदस्य बना था। जो सवाल आपने पूछा है वो 65 से लेकर और 79 तक मैं विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता था। विभिन्न दायित्वों का हमने निर्वाह किया, और उसी क्रम में जब मैं 1972 में पटना गया विद्यार्थी परिषद के बिहार के संगठन मंत्री के रूप में, तो उस समय मेरे पास दो दायित्व था। एक, मैं राष्ट्रीय सचिव था विद्यार्थी परिषद में, और दूसरा संगठन के लिहाज से बिहार प्रदेश का संगठन मंत्री था। बिहार में घूमता रहता था, और चूँकि कि बनारस में आंदोलन जीवी, मैं कह सकता हूँ कि हम लोग आंदोलन जीवी थे। वो आंदोलन जीवी स्वभाव पटना में भी उसी तरह से बना रहा, और हम खोजने लगे कि कहीं विद्यार्थियों के बड़े सवालों पर कोई आंदोलन की गुंजाइश है या नहीं है। और हम लोग अंधेरे में तीर मार रहे थे। मैं ये नहीं कह सकता कि हम देख रहे थे कि बड़ा आंदोलन खड़ा हो जाएगा, लेकिन ऐसा लग रहा था कि ये छात्रों में एक आक्रोश है उस समय की परिस्थितियों के प्रति, और इस तरह से वो आंदोलन शुरू हुआ। 18 मार्च 1974 को बिहार आंदोलन शुरू होता है, जब बिहार विधानसभा का घेराव हुआ, और विपक्ष के उस समय जो 3-4 बड़े नेता थे बिहार के, कर्पूरी ठाकुर थे, रामानंद तिवारी थे, कैलाशपति मिश्र थे, और सत्येंद्र नारायण सिंह थे। सत्येंद्र बाबू अनुग्रह बाबू के बेटे थे, और बाद में मुख्यमंत्री वगैरह भी हुए। इनमें कर्पूरी ठाकुर और कैलाशपति मिश्र हमारे पास आते थे उन दिनों, 18 मार्च से पहले, और वो जानना चाहते थे कि बिहार विधानसभा का जो घेराव आप लोग करना चाहते हैं उसमें कितने विद्यार्थी आ जाएंगे। तो मैं उनसे कहता था कि कम से कम 50,000 आएंगे, क्योंकि रांची से फारबिसगंज तक हमने यात्रा की थी बिहार की। फिर जो छात्र संघर्ष समिति के नेता थे वो जगह जगह गए थे, और जो हमारे पास फीडबैक था कि सब जगह से छात्र बड़ी संख्या में आ रहा है, और आए भी। उन लोगों को ही विश्वास नहीं था। तो आप देखिए 1971 में जो विपक्ष की पराजय हुई लोकसभा में, और 72 में विधानसभाओं में पराजय हुई, उससे विपक्ष हतबल था। वो वही था सर, वो भारत बांग्लादेश युद्ध उसका बहुत बड़ा कारण था। नहीं, विधानसभा चुनाव के लिए नहीं, भारत बांग्लादेश युद्ध जो है, या बांग्लादेश का मुक्ति संग्राम से पहले लोकसभा का चुनाव हो गया था। फरवरी 1971 में पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों के चुनाव हुए थे। जी। पाकिस्तान के चुनाव में शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी अवामी लीग पश्चिम और पूर्वी पाकिस्तान दोनों में जीती थी। जी। भुट्टो की पार्टी पीछे हो गई थी। जी। लिहाजा
कायदे से तो मुजीबुर रहमान को होना चाहिए था। शेख मुजीबुर रहमान को प्रधानमंत्री बनना चाहिए था, परंतु उनको गिरफ्तार कर लिया गया। फिर मुक्ति संग्राम शुरू हुआ। युद्ध शुरू हुआ है 2 दिसंबर 1971 को, और नियाजी के सहित 1 लाख सैनिकों ने, पाकिस्तानी सैनिकों ने हमारे सेना के सामने समर्पण नहीं सर, मैं कह रहा हूँ उसके बाद होने वाले विधानसभा चुनाव तो उसी वेव में जीत गई कांग्रेस। उस बांग्लादेश का वेव कम रहा होगा, ऐसा मेरा ख्याल है। वो 71 में जो लोकसभा जीते उसके बाद इंदिरा गांधी की आंधी बह रही थी, जो विधानसभाओं में दिखाई पड़ी, और लोकसभा और बाद में विधानसभा की हार के बाद विपक्ष का मनोबल बहुत गिरा हुआ था। ये जो लोग विपक्ष के नेता पूछ रहे थे कि आपके यहाँ कितने लोग आएंगे, तो वो दरअसल उनको भरोसा नहीं हो रहा था कि इतने लोग आएंगे। लेकिन हमारी भी उम्मीद से भी ज़्यादा, करीब 1 लाख विद्यार्थी 9 बजे के आसपास सुबह तक विधानसभा के चारों ओर डेरा डाल चुका था। अब उससे मैं, जो आपका सवाल है उस पर मैं आता हूँ। उससे जो आंदोलन शुरू हुआ, तो उस आंदोलन में एक स्टेज पर जेपी ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। ये बात भी सही है कि संपूर्ण क्रांति का नारा देने के बाद एक स्टेज के बाद जेपी ने इंदिरा गांधी के दुर्व्यवहार से, जेपी के प्रति जो उनका दुर्व्यवहार था, उसके कारण जेपी ने संपूर्ण क्रांति को दरकिनार करके और कहा कि अब इंदिरा गांधी से मुकाबला हमारा चुनाव के मैदान में होगा। तो पूरा आंदोलन एक संसदीय राजनीति की तरफ बढ़ने लगा था। लेकिन उस आंदोलन में कई लोग ऐसे थे, मैं भी उनमें से एक था, जो ये चाहते थे कि संसदीय राजनीति के बजाय अहिंसक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से संपूर्ण क्रांति के रास्ते पर हम लोग आगे बढ़े। और जब 77 हुआ, लोकसभा में जनता पार्टी जीत गई, तो हमारे जैसे लोगों के सामने ये सवाल था कि हमारे और मित्र संसदीय राजनीति में चले गए हैं, अपनी अपनी इच्छा से अपने अपने दलों में चले गए हैं। ज़्यादातर तो जनता पार्टी में ही थे उस समय। हमारे सामने भी ऐसा प्रस्ताव था, लेकिन मुझे ये अटपटा लग रहा था। और वो अटपटा मुझे इसलिए लग रहा था क्योंकि हम लोग आंदोलन में जो वचनबद्ध थे एक सिद्धांतों के प्रति, नीतियों के प्रति, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि संसदीय राजनीति में उसकी गुंजाइश कम है। इसलिए सोच समझ करके हमने पत्रकारिता का रास्ता चुना। हमको किसी ने बुलाया नहीं, फिर हमने स्वयं कोशिश करके, यानी बालेश्वर अग्रवाल जी थे उस समय, हिंदुस्तान समाचार के संपादक भी थे, महाप्रबंधक भी थे, और तब हिंदुस्तान समाचार न्यूज एजेंसी का एक व्यापक प्रभाव था। कई हिंदी भाषी राज्यों में हिंदुस्तान समाचार की खबरें अगर अखबारों को टेलीप्रिंटर से न मिले तो अखबार नहीं छप सकते थे। तब की बात कर रहा हूँ। उस समय हमने उनको पत्र लिखा कि मैं हिंदुस्तान समाचार से पत्रकारिता शुरू करना चाहता हूँ, और फिर उन्होंने मुझे बुलाया, बात की, ट्रेनिंग पर भेजा, और अंत में ट्रेनिंग भी जल्दी ख़त्म करके उन्होंने मुझे अरुणाचल प्रदेश में ईटानगर में ब्यूरोस खोलने के लिए भेजा। तो यहाँ से हमारी 79 से पत्रकारिता शुरू होती है, जो उसके मैं ये मानता हूँ कि हमने पत्रकारिता की राह इसलिए चुनी, और हम उसको आज भी उस रास्ते पर हैं कि पढ़ लिख करके जो हम जिस आंदोलन से जुड़े थे, उस आंदोलन की बुनियादी बातों को लिख पढ़ करके उठाते रहेंगे। और ये मैं अपने लेखन में करता हूँ, चाहे वो चुनाव सुधार की बात हो,
संविधान पर बहस की बात हो। तो हम यही सोचते हैं सर, हम पिछले 35 वर्षों से आपको गाए बेगाए, आपने हमें भले याद पहचान में ना हो, लेकिन हम लोग आपके इर्द गिर्द आपसे मिलने का मौका, आपकी बातें, आपका सानिध्य, या जो लोग आपके करीब रहते थे, ये बातें हम लोग बहुत दिनों से सुनते रहे। और चंद्रशेखर जी के यहाँ एक बार एक पुस्तक का कार्यक्रम था, आप वहाँ गए थे, चंद्रशेखर जी आपसे लगातार भोजपुरी में बोल रहे थे, आप भी उनसे बोल रहे थे। तो वो दौर हम देखते हैं तो हम ये सोचते हैं कि एक समय आप लोग का था जब आप वैचारिक होने के बावजूद, विचारधारा से जुड़े होने के बावजूद, जब आप पत्रकारिता में आए और आपने पत्रकार के तौर पर वो प्रतिष्ठा अर्जित की। वैसे मैं अगर बोलूंगा तो लोगों को शायद, आज का दौर ऐसा है जब ये कहना कि इतनी ईमानदारी से आप इतने साल कैसे निकाल ले गए, हम लोग तो उसके साक्षी हैं। जैसा सादगी जीवन आपका है, जैसी ईमानदारी आप में है, 50 वर्षों आपने निकाल दी। मैं ये जानना चाहता हूं कि एक विचारधारा से आप जुड़े थे, एबीवीपी में इतने समय तक रहे थे, और जब पत्रकार बने तो आपने अपने आप को उससे अलग करके पत्रकार के तौर पर अपनी प्रतिष्ठा अर्जित की। इवन हवाला जैसी स्टोरी आपने ब्रेक की, जिससे आडवाणी जी ही सबसे ज्यादा मुश्किल में फंस गए और उनको इस्तीफा देना पड़ा, और आपने अपने पत्रकारीय धर्म को पूरा किया। आज की तारीख के जो पत्रकार हैं और जिन पर पेंट लगा हुआ है, ये इस तरफ वाला है, ये इस तरफ वाला है, उनकी कोई वैचारिक ही नहीं है। वो ऐलान नहीं कर सकते कि मैं सीपीआई से जुड़ा था, एसएफआई से जुड़ा था, सोशलिस्ट पार्टी से जुड़ा था, एबीवीपी से जुड़ा था। वो जुड़े नहीं हैं, मगर उन पे ऐसा लेबल लग गया, और आप जुड़े थे और पत्रकार के तौर पे आप अपना 50 साल बेदाग निकाल सके। ऐसा संभव कैसे हुआ सर, और ऐसा अब क्यों नहीं हो पा रहा है? ऐसा संभव होने के दो कारण हैं, दो प्रमुख कारण हैं। पहला, हमको शुरू से ही पत्रकारिता में ऐसा नेतृत्व मिला जिसने हमको किसी एक दिशा में चलने के लिए प्रेरित नहीं किया, बल्कि हमको उन्होंने पूरी आज़ादी दी और ये निर्देश दिया कि जो खबर आप कर रहे हैं या जो लेख लिख रहे हैं उसकी जिम्मेदारी आपकी। हिंदुस्तान समाचार से हमने कहा कि आपसे कि पत्रकारिता हमने शुरू की, तो वो न्यूज़ एजेंसी की पत्रकारिता थी। अभी तो आप जिक्र प्रभास जी का कर रहे थे ना? मैं नहीं, अभी उस पर आऊँगा बाद में। नेतृत्व हमको ऐसा मिला, मैं कह रहा हूँ, तो उसकी शुरुआत हुई बालेश्वर अग्रवाल से। दो एक बातों से आपको मैं बताता हूँ कि कैसे हमको आज़ादी मिली थी। जैसे भोपाल में हम ट्रेनिंग में थे, और जब हम ट्रेनिंग के लिए गए तो हमारे जो साथी थे उस समय, उसमें आज के मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी थे। शिवराज सिंह चौहान उस समय प्रदेश मंत्री वगैरह थे विद्यार्थी परिषद के, और वहाँ जो और ऑफिस बेरर वगैरह थे, उनको शायद ये लगा, मैंने एक पत्र लिख दिया था कि मैं आ रहा हूँ, और तब मैं अभी टेक्निकली विद्यार्थी परिषद का ऑफिस बेरर था जी। जैसा उसका तरीका है, वो अधिवेशन में जो ऑफिस बेरर बदलते हैं, अधिवेशन होने वाला था, इस बीच में ही हम निकल आए थे। तो इन लोगों को ये लगा कि मैं जो विद्यार्थी परिषद का एक प्रदर्शन है उसका नेतृत्व करने के लिए आया हूँ। उनको ये नहीं मालूम था कि मैं ट्रेनिंग के लिए आया हूँ, ट्रेनिंग पत्रकार बनने आया हूँ। अब इन लोगों ने अखबार में खबर दे दी, भोपाल के अखबारों में खबर थी कि जो सुंदरलाल पटवा बीजेपी के चीफ मिनिस्टर थे, उनके खिलाफ विद्यार्थी परिषद का एक प्रदेश भर का प्रदर्शन था। और अखबार में जिस दिन मैं पहुंचा हूं, उस दिन अखबार में खबर थी छोटी सी कि इस प्रदर्शन का नेतृत्व विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय सचिव राम बहादुर राय करेंगे। मैं करीब 10 बजे के आसपास मैं अपने ब्यूरो चीफ जो कैलाश गौड़ जी थे, उनको मैंने फ़ोन किया कि मैं आ गया हूं और मुझे कब से आना है। तो उस तरफ से उन्होंने मुझसे पूछा कि आप
ट्रेनिंग के लिए आए हैं या प्रदर्शन का नेतृत्व करने आए हैं। तो सच बताएं आपको, मुझे मालूम नहीं था कि प्रदर्शन, मैंने अखबार नहीं देखा था, मुझे ये नहीं मालूम था कि प्रदर्शन होने वाला है। जब उन्होंने ये पूछा तो मैंने कहा कि मुझे इसकी जानकारी नहीं है, अब मैं आपको दोबारा फ़ोन करता हूँ। फिर हमने अपने साथियों से पूछा तो उन लोगों ने कहा कि हमको ये मालूम नहीं था, इसलिए हमने खबर दे दी है। तो मैंने कहा ठीक, हम प्रदर्शन में चलेंगे, बोलेंगे, जो ठीक समझते हैं बोलेंगे। और मैं गया, प्रदर्शन में गया भी, बोला भी, जो बहुत लोगों को उस समय का याद भी है। अब उसके बाद अगले दिन मैं कैलाश गौड़ के पास गया। उन्होंने वहाँ बालेश्वर जी को शिकायत की होगी ये तो चले गए कि पहले प्रदर्शन का नेतृत्व किया, फिर अब आए हैं। तो उन्होंने कहा कि वो जो उन्होंने किया उसको करने दीजिए, और आप जिस दिन से दफ्तर आ रहे हैं उस दिन से आप इनकी ट्रेनिंग मानिए। अब बाई चांस ऐसा हुआ कि हमारा जेपी आंदोलन, बिहार आंदोलन या बिहार आंदोलन से भी पहले, जब मैं 11वीं 12वीं में पढ़ता था, तब भी दूसरे संगठनों से हमारे बहुत संबंध थे। भोपाल में भी उन संबंधों का पत्रकारी हमको लाभ मिला, और 3 खबरें हमने ब्रेक की जो किसी न्यूज एजेंसी, क्या किसी अखबार के पास में नहीं थी। जैसे विनोबा जी ने एक इंदिरा गांधी को पत्र लिखा था, ये 79 अक्टूबर के आसपास की बात है। उस पत्र में उन्होंने लिखा था कि जो 1972 में डाकुओं के समर्पण के बाद राज्य सरकार, केंद्र और डाकुओं के जेपी की मध्यस्थता में जो समझौता हुआ था, उसको राज्य सरकार तोड़ रही है। इसके कारण डाकू फिर से मुंगावली नाम की एक ओपन जेल बनी थी, मुंगावली जेल से वो सब लोग अब फिर से दस्यु जीवन में, डकैती के जीवन में वापस लौट रहे हैं, और अगर इसको नहीं रोका गया तो मैं आमरण अनशन करूँगा। वो पत्र मुझे सर्वोदय के एक साथी, जो हमारे दफ्तर के बगल में ही उनका केंद्र था, उन्होंने एक दिन मुझे दिया। अब केवल मैं उस पत्र के आधार पर हमने खबर नहीं बनाई। उस पत्र को पाने के बाद मैंने चीफ सेक्रेटरी से बात की, होम सेक्रेटरी से बात की, गवर्नर से बात की, चीफ मिनिस्टर से बात की, और विपक्ष के नेता अर्जुन सिंह से बात की। उस समय विपक्ष के नेता विधानसभा में अर्जुन सिंह थे। और सबसे बात करने के बाद उनके कोर्ट के साथ हमने एक लंबी खबर पूरी कंप्लीट चलाई। और मुझे याद है, और आज आप पूछ भी सकते हैं, इंडियन, आजकल भास्कर के उस सलाहकार संपादक हैं NK सिंह, उस समय वो इंडियन एक्सप्रेस के स्टेट करस्पॉन्डेंट थे, और तरुण भादुड़ी स्टेट्समैन के संपादक थे, जो अमिताभ बच्चन के ससुर हैं जी। हमारी खबर को ऑल इंडिया रेडियो ने हिंदुस्तान समाचार को क्रेडिट देते हुए, आप जानते हैं एजेंसी में कोई संवाददाता को क्रेडिट नहीं मिलता जी, तो हिंदुस्तान समाचार को क्रेडिट देते हुए उस दिन भर चलाया। उसका नतीजा ये हुआ कि स्टेट्समैन के दिल्ली संपादक ने और इंडियन एक्सप्रेस के दिल्ली संपादक ने अपने संवाददाता से पूछा कि भाई ये लिंगुअल, माने भाषाई न्यूज एजेंसी में इतनी बड़ी खबर, ये खबर चल रही है, आप लोग इसको देखिए। तो अगले दिन ये दोनों हिंदुस्तान समाचार दफ्तर आए ये जानने के लिए कि किसने किया है और क्या है। संयोग समय उस समय था नहीं, कैलाश गौड़ ने बताया कि राम बहादुर आए हैं, वो उन्होंने किया है। फिर उन लोगों ने भी अपनी खबर चलाई। ऐसी 2-3 खबरें हमने चलाई, तो उसका असर ये हुआ कि कैलाश गौड़ को भी लगा कि ये काम तो ठीक कर रहा है। और फिर उसके बाद जो 6 महीने हमारी ट्रेनिंग थी,
वो शायद 2-2.5 महीने बाद ही बालेश्वर जी का एक दिन फ़ोन आया कि आप आ जाइए। मैं आया, और जब आया तो उन्होंने मुझे कहा कि आपको अरुणाचल प्रदेश की बन रही राजधानी ईटानगर जाना है, वहाँ ब्यूरो शुरू करना है। तो मैं गया। जब मैं जाने के लिए हाँ कर दिया उनसे, तो वो खुश हुए, संतुष्ट हुए। बाद में मुझे पता चला कि वो कई सालों से कोशिश कर रहे थे, यानी 77 में जब हिंदुस्तान समाचार दोबारा आ गया अस्तित्व में, आपको मालूम हुआ कि इमरजेंसी में वो समाचार बन गया था जी। तो जनता शासन में हिंदुस्तान समाचार वापस आया अपने अस्तित्व में। तो 77 से 79 के बीच में उन्होंने 4-5 सीनियर लोगों को अरुणाचल प्रदेश भेजा था। कोई कलकत्ता जाकर बीमार पड़ जाता था, कोई गुवाहाटी जाकर बीमार पड़ जाता था, तो उनको लगा कि ये भी शायद ना जाए। और दीनानाथ मिश्र जो राज्यसभा के बाद में सदस्य बने, और अशोक टंडन तो अभी हैं, ये दोनों हमारे मित्र थे उस समय। तो दोनों ने मुझे कहा कि आप कहाँ जा रहे हैं? अरुणाचल जाएंगे, आप मना कर दीजिए। मैंने कहा कि नहीं। मैंने बालेश्वर जी से हिंदुस्तान समाचार में पत्रकारिता करने के लिए मैंने पत्र लिखा था, उन्होंने स्वीकार किया है, तो मेरा फर्ज है कि जहाँ वो भेजेंगे मैं वहाँ जाऊँगा, और मैं गया। अब जो वहाँ अरुणाचल में हमको कोई बहुत ज़्यादा न्यूज़ वगैरह तो होती नहीं थी, लेकिन मैं घूमता बहुत था। और उस समय के जो चीफ मिनिस्टर थे गेगन अपांग, उनसे मेरा पुराना परिचय था। तो और दिल्ली में हमारे साथी जो थे, कभी गोष्ठी कर रहे हैं, कभी कुछ सेमिनार कर रहे हैं, तो मुझे बुला लेते थे, और मैं बिना कोई एप्लीकेशन दिए हिंदुस्तान समाचार में छुट्टी की यहाँ आ जाता था। बालेश्वर जी से भी मिलता था। तो बालेश्वर जी यानी ऐसे संपादक थे वो, उन्होंने जो आज़ादी वाली बात है वो लोगों को बताते थे कि राम बहादुर राय ईटानगर से यहाँ आए हैं, और वो एक तरह से सराहना के ही तौर पर, क्योंकि यहाँ भी आकर के सक्रिय रहते हैं। अच्छा, उन्होंने कभी दफ्तर के नियमों के अनुसार छुट्टी लेना है और आपको आकर वो बंदिशें नहीं थी, नहीं थी। और जब हिंदुस्तान समाचार पर इंदिरा गांधी ने रोक लगा रिसीवर बैठा दिया, पहले रिसीवर बैठाया, ये क्योंकि कोऑपरेटिव ये संगठन, हिंदुस्तान समाचार को बंद तो बाद में हुआ, लेकिन रिसीवर बैठा दिया और बालेश्वर अग्रवाल को हटा दिया। तो मैंने एक क्षण भी इस पर सोचा नहीं। मैंने वहाँ जो भी हिसाब किताब था उस पैसे चेक से ले आकर के आया, और आ कर के मैंने हिंदुस्तान समाचार के ऑफिस में जमा करा दिया कि ये वहाँ का अकाउंट है, वहाँ का ये सब्सक्रिप्शन है, 40,000 के आसपास में कुछ पैसे थे, और मैंने अपना इस्तीफा दे दिया, क्योंकि बालेश्वर जी को हटा दिया गया था। तो मैं जिनके साथ आया था वही नहीं रहे, वो तो फिर हम कोई हिंदुस्तान समाचार में नौकरी करने के लिए आए नहीं, और हम अपना दिल्ली में रहने लगे, पढ़ते लिखते थे। संयोग से कुछ महीने बाद जनसत्ता निकला, ये 83 में। तो जनसत्ता में जिस तरह से चयन हुआ वो आप जानते हैं। अभी प्रभास जी पर हमने एक किताब निकलवाई है, वो मैं आपको देता भी हूँ। मैं तो वही देखता हूँ सर। तो जनसत्ता के प्रभास जोशी पर हमने जो प्रभास जी के जीवन में ये इसकी योजना बनी थी, लेकिन अभी हमने उसको पूरा करवाया। जब जिस तरह से चयन प्रक्रिया थी वो उस किताब में भी वर्णन है, और बाकायदे उन्होंने पहले टेस्ट लिया, फिर इंटरव्यू हुआ, उसके बाद उन्होंने 5 रिपोर्टर और पूरा बनाया, अखबार की टीम बनाई। उस दौरान
बहुत लोगों ने प्रभात जी से कहा कि राम बहादुर राय तो आरएसएस और विद्यार्थी परिषद वाले हैं, इनको आप लेंगे तो आपके अखबार पर आरएसएस और विद्यार्थी परिषद की छाप रहेगी। इसके बावजूद उन्होंने मेरा चयन किया। हालांकि मैं आपको बता दूं, और हमने ये लिखा भी है, कि प्रभात जी से दूर दूर से देखना हमारा था। परिचय मेरा जनसत्ता में ही हुआ उनसे, और प्रभात जी ने अपने वो संपादकत्व में जिस तरह का अखबार निकाला, उसमें उन्होंने हर विचार के लोगों को रखा, संभव तभी है, छूट भी दिया। और केवल एक बात तो जरूर कहते थे कि जो आप खबरें लिख रहे हैं वो प्रामाणिक होनी चाहिए। और जिन लोगों ने भी इसके साथ उन्होंने जो एक आधारभूत नियम बनाया था उसका उल्लंघन किया तो उनको बाहर भी किया उन्होंने। लेकिन प्रभात जी ने उसी तरह से वो आज़ादी दी। राजेंद्र माथुर मैं कुछ दिनों बाद सत्ता से नवभारत टाइम्स चला गया था, 5 साल वहाँ था। माथुर साहब के निधन के बाद, चूँकि कि हमको जनसत्ता में प्रभात जी बार बार कहते थे कि तुम्हारा अखबार है ये, आ जाओ, और मैं आ गया। तो मेरा ये कहना है, जो आपने पूछा, मुझे बालेश्वर अग्रवाल, प्रभात जोशी और राजेंद्र माथुर का जो नेतृत्व मिला, उसमें उन्होंने कभी ये निर्देश नहीं दिया कि ऐसी खबर लिखो और ऐसी खबर मत लिखो। सर, मेरा पूछने का मतलब ये है, मैं ये मानता हूं कि कोई भी पढ़ा लिखा आदमी, कोई भी अध्ययनशील व्यक्ति किसी न किसी विचारधारा से प्रभावित होता है। तो आप तो एक्टिविस्ट थे, आप तो पूरा एकदम आगे बढ़ करके आपने आंदोलन किया। बजाय इसके जब आप जर्नलिस्ट जब बने तो आपके नेतृत्व वालों ने आप पे भरोसा किया कि खबर प्रामाणिक हो, आपका झुकाव किधर भी हो। लेकिन आप अपने आप को कैसे पूरा बचा ले गए कि पूरे पत्रकारीय जीवन में, ये जानते हुए कि राम बहादुर राय एबीवीपी के आदमी है, अपोजिट दलों के लोगों ने कभी आपको उस तरह से पत्रकार के, तो आजकल आप देख रहे हैं हर पत्रकार को पेंट किया जा रहा है जबकि उसकी कोई विचारधारा नहीं। एक्टिविज्म की तो बात छोड़ दीजिए, उसने किसी विचारधारा की शायद 4 किताब न पढ़ी हो, वो जन भावना देख करके इधर या उधर का पक्ष ले रहा है। तब मैं इस दौर में आपको जब देखता हूं तो मैं सोचता हूं कि आप कैसे अपने को बचा लेंगे, वो क्या वो चीजें थी? मेरा ऐसा अनुभव है, और जो मैं अभी याद कर पा रहा हूँ, एक बात मैंने आपको बता दी है। दूसरी बात यह है कि विचारधारा जो हमारी थी, है और भविष्य में भी रहेगी, वो विचारधारा को अगर आप संगठन और संस्था से न जोड़ें तो हम ये कहेंगे कि हम जो है एक ऐसी व्यवस्था, राज्य व्यवस्था चाहते हैं जहाँ हर नागरिक को अधिकार हो बोलने का, रोजगार का अधिकार हो, तो और उसको जो जीवन की ज़रूरतें हैं वो उसको उपलब्ध। यही स्वाधीनता आंदोलन का भी की जो मुख्य धारा थी वो यही थी। उसको विचारधारा में जो बदलते हैं तो राष्ट्रीयता कहते हैं, विचारधारा में बदलते हैं तो लोकतंत्र कहते हैं, विचारधारा में बदलते हैं तो सर्वधर्म समभाव कहते हैं। अब यही जब पत्रकार के रूप में जब हम काम करते हैं तो मान लीजिए हम चंद्रशेखर जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर कर रहे हैं। अब यहाँ एक सवाल खड़ा होता है कि विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता होते हुए चंद्रशेखर जी की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर करेंगे तो चंद्रशेखर जी जो बोलेंगे वो कवर करेंगे, या हम बीजेपी के ओर से उनसे सवाल पूछ करके और उनको नंगा करने की कोशिश करेंगे। दो तरीके हैं। तो कुछ लोग ऐसे थे जो चंद्रशेखर जी को पार्टी की लाइन से सवाल उन पर उठाते थे। मैंने ये रास्ता नहीं चुना।
और सर अब मैंने ये चुना कि चंद्रशेखर जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो चंद्रशेखर जी जो बोल रहे हैं वो हम ईमानदारी से रखें। और इसी वजह से कुछ दिनों बाद चंद्रशेखर जी का या विश्वनाथ प्रताप सिंह का या जिन भी राजनीतिक नेताओं के साथ, मैं उसी पर आ रहा हूँ सर, हाँ, कि आप एबीवीपी से आए और शीर्ष नेतृत्व, आप मीसा के बंदी थे, पूरे भारत के इमरजेंसी के खिलाफ जितने नेता थे वो सब आपको जानते थे, आपकी एक प्रतिष्ठा। जब आप पत्रकार बने 10-12 वर्षों के अपने पत्रकारिता के करियर में ही आपने वो नजदीकियां चंद्रशेखर जी से, वो नजदीकियां वीपी सिंह से, रहबरी के सवाल आप लिखते हैं चंद्रशेखर जी की जीवनी, मंजिल से ज्यादा सफर वीपी सिंह की, और जितना रिस्पेक्ट वो आपको करते थे, आप उनके बिल्कुल करीब थे, ये जानते हुए कि आपकी पृष्ठभूमि बिल्कुल वो है जिसके वो एकदम से खिलाफ है, वो सेकुलरिज्म के झंडा बरदार, आप एबीवीपी और आरएसएस की विचारधारा के। तो ये मेल जो कैसे हुआ? और आप मेरे उस सवाल का बार बार जवाब नहीं दे रहे हैं। आज के पत्रकारों को जो मैं पूछ रहा हूँ, हालांकि टीवी के पत्रकारों को मैं उस अर्थ में बहुत पत्रकार मानता भी नहीं जिस अर्थ में मैं आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन ये बेचैनी लोगों के सत्ता पक्ष के साथ खड़े होने की पत्रकारों की आज के दिनों में इतनी क्यों दिखाई देती है? और नहीं तो एक ब्रीड ऐसी है जो दिन रात सत्ता के खिलाफ एजेंडा के तौर पे काम करती है, पत्रकारिता नहीं। देखिए, इसका जवाब मैं अपने उदाहरण से देने के बजाय आपसे इसको जरा बड़े दायरे में रखना चाहता हूँ। 2009 तक, या यूँ कहिए कि 2009 में तो उसका उभार हो गया। 1991 के बाद से जो उदारीकरण के कारण पत्रकारिता में जो बदलाव आया है, वो उस बदलाव के लिए केंद्र की सरकार या राज्य की सरकारें जैसी संस्थागत व्यवस्था होनी चाहिए उसको रोकती रही, और धीरे धीरे सरकारों का एक निहित स्वार्थ विकसित हो गया। वो कैसे, हम आपको बताते हैं। इस सवाल को हमने समय समय पर उठाया है। याद करिए कि 1951-52 में पत्रकारों की मांग पर पहले राजेंद्र बाबू ने, बाद में जवाहरलाल नेहरू ने प्रेस काउंसिल बनाया। पहले प्रेस कमीशन बनाया, उसकी सिफारिश आई, उसके आधार पर फिर प्रेस की संस्थाएं बनी। दूसरी बार मुरारजी भाई जब की सरकार आई तो उन्होंने सेकंड प्रेस कमीशन बनाया। इंदिरा गांधी 80 में आ गई तो इंदिरा गांधी ने उस प्रेस कमीशन को जो मुरारजी भाई ने बनाया था उसको भंग नहीं किया। केवल प्रेस कमीशन के जो मेंबर थे उनको मैंने सेकंड प्रेस कमीशन को रिकॉन्स्टिट्यूट कर दिया, यानी उसको भंग नहीं किया। तो सेकंड प्रेस कमीशन की रिपोर्ट आई 83 में। अब आप ये सोचिए कि 1991 का जब हमने जिक्र किया, इसलिए किया क्योंकि 1991 तक प्रिंट है केवल, और प्रिंट को रेगुलेट करने की, यानी नागरिकों के हित की रक्षा अखबारों में हो सके, इसके लिए प्रेस काउंसिल एक मंच था। उस पर नागरिक शिकायत कर सकता था, अखबार को नोटिस जाती थी, बाकायदे उस पर जांच होती थी, और जांच के बाद अगर अखबार में छपी हुई खबर गलत होती थी तो उस अखबार को और दूसरे अखबारों को क्षमा याचना, यानी जो जिसके पक्ष में फैसला होता था उस फैसले को छापना पड़ता था। क्या वो व्यवस्था आज है? आज नहीं है। और अब प्रिंट भी नहीं है। तो हम करीब 2009 में से लगातार हम ये बात उठा रहे हैं, और
कम से कम 5 या 7 हमने इस पर रिसर्च आर्टिकल भी लिखा। और हमने पहले तो ये कहा था कि एक मीडिया काउंसिल बनाने के लिए थर्ड प्रेस कमीशन बनना चाहिए। ये हमने 2010 में कहा था। और तब उस समय जो है वो उपराष्ट्रपति थे अंसारी साहब। अंसारी साहब ने इस बात का समर्थन भी किया था। हमने ये एक कॉन्फ्रेंस की थी प्रभास जी के जन्मदिन पर, प्रभास पर्व मनाते हैं उसी पर। मेरा ये कहना है कि आज भी इसकी ज़रूरत है। और आज 2000 इसका एक इतिहास है। जैसे 1991 में जब ये व्यवस्थाएं टूटी इसलिए क्योंकि टाइम्स ऑफ इंडिया में एक घटना हुई। टाइम्स ऑफ इंडिया ने HK दुआ को हटाया संपादक के पद से। HK दुआ प्रेस काउंसिल में गए। प्रेस काउंसिल ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया और टाइम्स ऑफ इंडिया ने प्रेस काउंसिल के फैसले को नहीं छापा। अच्छा। जब नहीं छापा तो 1991 के बाद आप देखेंगे कोई अखबार अब अपने खिलाफ अगर कोई फैसला भी होता है तो नहीं तो छापा, प्रेस काउंसिल को के फैसले को नहीं छापता। प्रेस काउंसिल की नैतिक सत्ता समाप्त हो गई। तो 2002 में PV सावंत थे प्रेस काउंसिल के अध्यक्ष, BG वर्गीज, प्रभास जी और मैं उनके साथ, हम चारों ने, उस समय सुषमा स्वराज थी सूचना और प्रसारण मंत्री, उनके पास गए और बाकायदे उनको एक मीडिया काउंसिल का ड्राफ्ट दिया कि इस तरह की मीडिया काउंसिल बननी चाहिए जिसके दायरे में प्रिंट भी हो, इलेक्ट्रॉनिक भी हो, और अब आज तो इंटरनेट और सैटेलाइट इंटरनेट और ऑनलाइन सब कुछ आ गया है। कोई एक नियामक संस्था, लोकतंत्र चलता है नियम और नियमन से। तो लोकतंत्र अगर पत्रकारों के लिए भी नियम और नियमन होना चाहिए, सरकार के लिए भी नियम और नियमन होना चाहिए। आज 2002 से लेकर के 2025 के बीच में कोई काम नहीं हुआ इस पर। नहीं, काम हुआ है। मैं आपको बताता हूँ कि केंद्र की सरकार ने बाकायदे अध्ययन करवाया है और कम से कम 10 ऐसी रिपोर्ट, ये नृपेंद्र मिश्र जी जब टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी के चेयरमैन थे तो उन्होंने एक अध्ययन करवाया और इस तरह से ट्राई की, हैदराबाद के एक इंस्टीट्यूट की, यानी कम से कम 10 रिपोर्ट भारत सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय में है, जिसमें ये से 3 बातें निकलती हैं। नंबर 1 कि मीडिया में मोनोपोली हो रही है। 14 घराने हैं जो मीडिया को कंट्रोल कर रहे हैं। कोई हर व्यक्ति जो सत्ता में है उसको मीडिया को कंट्रोल करने के लिए 14 घरानों को कंट्रोल करना और कुछ नहीं करना। तो जो सवाल आप पूछ रहे हैं वो पत्रकारों से जुड़ा हुआ कम है, सरकार से जुड़ा ज्यादा है। उस नहीं, संस्थानों से जुड़ा ज्यादा है। हमने अगर कुछ अच्छा किया तो इसलिए किया क्योंकि संस्थान जो है वो उस समय सत्ता के प्रभाव में उतने नहीं थे जितने आज। संपादक तब सत्ता के प्रभाव में उतना नहीं था जितना आज है। पत्रकार चूंकि कि एक संस्थान में काम करता है, संस्थान अगर उसको आज़ादी नहीं देगी, जैसे आज इंडियन एक्सप्रेस है। इंडियन एक्सप्रेस मेरा ख्याल है कि और ऐसे 2 अखबार हैं जो दरअसल अपने पत्रकारों को अभी भी आज़ादी दे रहे हैं। आज़ादी दे रहे हैं तो उस आज़ादी का वो अच्छे से इस्तेमाल भी कर रहे हैं। एक्सप्लेन्ड वो लिख सकते हैं, वो सूचनाएं पूछ करके राइट टू इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके स्टोरी। वही सर मैं बात कर रहा हूँ अभी ऑपरेशन। और ये मैं आपको 2 मिनट और इस पर बताता हूँ। 2000 मुझे ठीक याद नहीं,
परंतु ये सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर से पहले राज्यवर्धन थे, नहीं, जेटली साहब थे, नहीं, वो जावड़ेकर जी भी थे, प्रकाश जावड़ेकर जी थे। जी। तो प्रकाश जावड़ेकर जी जब सूचना प्रसारण मंत्री थे और मुझे एक इसी पर मीडिया काउंसिल पर एक मैं रिसर्च आर्टिकल बना रहा था। आपको मैं ये भी बताऊं कि 2012 में राव इंद्रजीत सिंह की अध्यक्षता में जी पार्लियामेंट की एक स्टैंडिंग कमेटी बनी, पेड न्यूज और तमाम बुराइयों को कैसे ठीक किया जाए इसके लिए। तो उन्होंने भी वही सलाह दी थी जो 2002 में हम लोगों ने दी थी। और तब से मीडिया काउंसिल की बात को समय समय पर मैं उठाता रहा हूँ। कुछ 1.5-2 साल, कई साल हो गया होगा, जब प्रकाश जावड़ेकर जी सूचना प्रसारण मंत्री थे, तो एक दिन मैंने उनसे समय लिया और उस आर्टिकल को मैंने सोचा कि ज़रा इनसे बात करें कि क्या है हालत। उन्होंने हमको समय दिया, लंबी बात हुई। मैंने उनसे जानना चाहा कि मीडिया काउंसिल का जो बिल है, ड्राफ्ट है बिल का, कैबिनेट के एजेंडे में कब आ रहा। तो उन्होंने कहा कि इस अगले कैबिनेट के एजेंडे में वो आ रहा है। इसलिए जो हमने आर्टिकल लिखा, कभी आप चाहिए तो मिल सकता है, मंथन में छपा हुआ है, तो उसमें लिखा हमने कि मीडिया काउंसिल की संभावना प्रबल है। हमने ये नहीं लिखा कि आ ही रहा है और उनका कहीं उल्लेख भी नहीं है, परंतु इतनी रिपोर्ट है, स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट है, इसके बावजूद मीडिया काउंसिल के लिए कोई प्रस्ताव सरकार नहीं ले आ रही है। क्यों नहीं ले आ रही मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि मीडिया काउंसिल अगर बनेगा तो पत्रकार अधिक जिम्मेदार हो सकते हैं, पत्रकार अधिक जवाबदेह हो सकते हैं और एक जवाबदेह लोकतंत्र की रचना में, जवाबदेह लोकतंत्र को बनाने में पत्रकारों की बड़ी भूमिका हो सकती है। लेकिन सर वो आज जो है पत्रकारिता में एनार्की है, बिल्कुल, और ये एनार्की के लिए पत्रकार जिम्मेदार नहीं है। इस एनार्की में कुछ लोगों का स्वार्थ होगा और उस स्वार्थ के लिए वो किसी एक पक्ष और दूसरे पक्ष के साथ खड़े हो सकते हैं, लेकिन इस एनार्की के लिए जिम्मेदार पत्रकारिता के संस्थान हैं, बड़े संस्थान। वे संस्थान जो रजिस्ट्रार के ऑफिस में 1.5 लाख के आसपास में अखबार पत्र पत्रिकाओं का रजिस्ट्रेशन है। सरकार नहीं है सर, मैं बताता हूँ आपको, चैनल 250-300 या 350 चैनल हैं, कुछ इंटरटेनमेंट के भी हैं, और अब तो और भी सब मंच हैं। लेकिन जो संगठित संस्थाएं हैं, यानी मीडिया हाउस हैं, मीडिया हाउस और सरकार, ये दोनों इसके लिए जिम्मेदार है। सरकार ज़्यादा जिम्मेदार मैं मानूंगा इसको, और मीडिया हाउस को उस सरकार के दबाव में, या मीडिया हाउस और सरकार के जो संबंध हैं, और ये संबंध मनमोहन सिंह के ज़माने से चले आ रहे हैं। मनमोहन सिंह की सरकार को मीडिया हाउस ने डिक्टेट किया है, और उस दौर में जब हरीश खरे मनमोहन सिंह के प्रेस एडवाइज़र थे, तो वो मीडिया काउंसिल का प्रस्ताव लेकर के मैं हरीश खरे के पास गया था कि प्राइम मिनिस्टर को दीजिए, और हरीश खरे ने मुझे कहा था कि ये हो जाएगा। जब मैंने उनसे दूसरी बार पूछा तो उन्होंने कुछ कहा नहीं, ना कहना ही मैं समझ गया कि क्या परिस्थिति। अब जो आप बात कर रहे हैं सर, लोग मेरा ये कहना है कि ये अगर संस्थान स्वस्थ ढंग से काम करें, संस्थान नियम और नियमन के तहत काम करें, तो आज के जो पत्रकार हैं, मैं
तो अब गई हुई पीढ़ी का पत्रकार हूँ। लेकिन जो पीढ़ी है और जो आ रही है, मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ कि जो पत्रकारिता में आ रहे हैं, जो नई पीढ़ी जो पत्रकारिता में जो आ रही है, उनमें प्रतिभा है, उनमें जिम्मेदारी का भाव है, उनमें लोकतंत्र के प्रति निष्ठा है। लेकिन उनको इस निष्ठा को व्यक्त करने का मंच चाहिए, उनको प्लेटफॉर्म चाहिए जहां वो ईमानदारी से अपनी बात कह सकें। और जब उनका गला दबा करके ये कहा जाएगा कि नहीं यही करना है, तो रोजी रोटी के लिए वो करेंगे। और दुर्भाग्य की बात यह है कि जिन संस्थानों ने पेड न्यूज के जरिए से सैकड़ों करोड़ कमाया, वे ही आज मीडिया हाउस में लीडिंग पोजीशन में। 2009 में हमने ये पेड न्यूज वाला सवाल उठाया था, बाकायदे प्रेस काउंसिल ने उसकी जांच भी की थी। फिर उस जांच रिपोर्ट को अंग्रेजी में रिपोर्ट आई थी, मैंने उसका हिंदी में अनुवाद करा करके उसकी किताब बनाई थी, काली खबरों की कहानी। तो इसका जो बड़ा दायरा है उसको समझना चाहिए। मैं अपनी बात यहाँ पूरी करता हूँ। मनमोहन सिंह जी की सरकार में मीडिया हाउसेस डिक्टेट करते थे सरकार को, अक्सर से कई लोग ये बात कहते रहते, लेकिन वही लोग ये भी बात करते हैं उसके बाद फिर सरकार डिक्टेट करने लगी मीडिया हाउसेस को। और ये जो क्रम है ये आने वाले समय और बढ़ता ही जाएगा, जब जिसका भारी हो जा। अगर माइनॉरिटी गवर्नमेंट रहेगी तो फिर मीडिया हाउस मजबूत हो जाएंगे, मेजॉरिटी गवर्नमेंट रहेगी तो फिर सरकार मजबूत। आप मानते हैं? एक बात तो तय है कि लोकतंत्र फल फूल रहा है, लोगों की लोकतांत्रिक चेतना पहले से ज़्यादा है। ये चुनाव में दिखाई दे रहा है, उसके परिणामों में दिखाई दे रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लोकतंत्र की संस्थाएं भी मजबूत हो रही हैं। लोग तो कहते हैं कमज़ोर हो रही हैं, कॉम्प्रोमाइज्ड है। जो लोग ये बात कहते हैं वो डरे हुए लोग हैं, और उनके ज़माने में संस्थाओं को कमज़ोर करने की लगातार साजिशें की जाती रही। मैं उसके उदाहरण दे सकता हूँ। इसलिए आज आपको एक बात बताता हूँ। 21 जुलाई 1975 को इमरजेंसी लगी हुई थी, और उस इमरजेंसी के दौरान 21 जुलाई 1975 को लोकसभा शुरू होती है, पार्लियामेंट शुरू होती है। संयोग देखिए कि इस बार 21 जुलाई 2025 को पार्लियामेंट शुरू हुई, 50 साल बाद। मैंने 21 जुलाई 1975 से लेकर 7 अगस्त 1975 के जो प्रोसीडिंग है उसको निकलवाया है। और युगवार्ता में जिसमें मैं लिखता हूँ उसमें मैंने 21 जुलाई 1975 के आधे हिस्से को लिखा। जब लोकसभा 21 जुलाई को शुरू हुई तो गुरदयाल सिंह ढिल्लों लोकसभा के अध्यक्ष थे जी। और के रघुरमैया उस स्थान पर थे जिस स्थान पर आज किरण रिजिजू हैं, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर थे। के रघुरमैया ने एक प्रस्ताव रखा, और वो प्रस्ताव ये था कि लोकसभा की जो प्रक्रिया नियमावली है, लोकसभा जिस नियम से चलती है उसको स्थगित किया जाता है। और इस लोकसभा में ये लोकसभा छोटी होगी। प्रस्ताव में तो 7 दिन लिखा हुआ है, हालांकि चली है वो 7 अगस्त तक, तो आप समझ सकते हैं कि करीब 3 हफ्ते चली है। लेकिन नियम स्थगित कर दिए गए। वे ही कार्य लिए जाएंगे जो सरकार चाहेगी। तो इमरजेंसी के दौरान लोकसभा को पर किसका अंकुश था? सरकार का अंकुश था। और 21 जुलाई 2025 को जो लोग कहते हैं, खड़गे साहब का एक बयान है कि अघोषित इमरजेंसी चल रही है, कभी राहुल गांधी कहते हैं कि इमरजेंसी जैसे हालात हैं।
इन दोनों को, मैं खड़गे साहब का बहुत सम्मान करता हूँ, राहुल गांधी को तो नहीं मालूम होगा लेकिन खड़गे साहब को मालूम होगा कि इमरजेंसी जैसे हालात और अघोषित इमरजेंसी का क्या मतलब है। आज लोकसभा में कोई नियम स्थगित नहीं किया गया, लोकसभा अपने तरीके से चल रही है, विपक्ष को पूरी आज़ादी है। इमरजेंसी की लोकसभा में विपक्ष के ज़्यादातर नेता जेल में बंद, जेल में। कुछ लोग जो थे वहाँ उनको बोलने की भी आज़ादी नहीं थी। और लोकसभा का इस्तेमाल इंदिरा गांधी ने अपने सुप्रीम कोर्ट से जो उनको न्याय नहीं मिला था उसको उन्होंने लोकसभा में अपने पक्ष में करवाया। तो उसकी सजा भी तो उनको मिली, इंदिरा जी को। सजा तो बाद में मिली, सजा तो बाद में मिली। तो उससे पहले उन्होंने देश को सजा दी, उन्होंने सजा तो उनको जनता ने दे दिया। अच्छा सर, एक सवाल आपसे ये है कि आपने हवाला डायरी वाला जो केस आया था उससे आडवाणी जी ही बहुत विचलित और व्यथित हो गए, उनका इस्तीफा हो गया। मैंने सुना कि वो आपकी स्टोरी जब जनसत्ता में आप लोगों ने वो खबर की, उसके बाद नरसिम्हा राव आपको डिनर पे बुलाने के लिए कई बार फोन करते रहे और आप अवॉइड करते रहे कि नहीं। और ऐसा हुआ कि आपने जिस विचारधारा पृष्ठभूमि से आते थे उसी नेता का इस्तीफा आपकी स्टोरी पे हो गया। हवाला की स्टोरी का किस्सा मैं बताता हूँ आपको। उस समय मैं ब्यूरो चीफ था, रोज ब्यूरो की मीटिंग होती थी और जिस दिन की एक घटना है, जनसत्ता अखबार में और किसी अखबार में नहीं था, आज भी मैं 8-10 अखबार सुबह 2 घंटे पढ़ता हूँ और उसमें निशान लगा करके अपने काम की चीज़ एक हमारा साथी है आकर के काटता है। फाइलें भी हमने उस समय बनाया था, आज भी बनाता हूँ। तो केवल एक अखबार में छोटी सी खबर थी और खबर ये थी कि ये जैन SK जैन ने हवाला का पैसा डॉक्टर आडवाणी को दिया है। ये छोटी सी खबर थी और वो खबर सुब्रमण्यम स्वामी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से बनी थी। तो जो हमारे साथी उस बीट को का देखते थे, जनता पार्टी उनकी थी उस समय, ये 92 की बात होनी चाहिए। तो 91-92 की ये बात होनी चाहिए। अब जब ब्यूरो की मीटिंग शुरू हुई तो मैंने दिनकर शुक्ल थे जो आज भोपाल में होंगे मेरा ख्याल है, और वो अंग्रेजी अखबार से आए थे, उनको हमने ये अपने ब्यूरो में लिया था। तो दिनकर शुक्ल से मैंने कहा कि ये खबर आपकी है? उन्होंने कहा कि हाँ। मैंने कहा कि इसका जो प्रेस नोट है वो कहाँ है? उन्होंने प्रेस नोट दिया। प्रेस नोट में वो डॉक्टर स्वामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो आरोप लगाया था। डॉक्टर स्वामी से मेरा पुराना परिचय है, यानी कहना चाहिए कि 74 से हम लोग एक दूसरे से परिचित हैं, अच्छे संबंध भी हैं। मैं डॉक्टर स्वामी के घर गया, तब डॉक्टर स्वामी 8 सफदरजंग में रहते थे और नरसिंह राव उनको एक कमीशन का अध्यक्ष बनाकर कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा दे करके उनको उस कोठी में रहने की उनको सुविधा दी। मैंने डॉक्टर स्वामी से पूछा कि ये आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसमें जो आपने बातें कही है उसके कुछ तथ्य वगैरह हैं? वो हैं तो हमारी रुचि है जानने की। तो उन्होंने कहा कि ये सब तुम्हारे मित्र के पास है। उन्होंने कुछ नहीं दिया, केवल ये कहा कि तुम्हारे मित्र के पास। मैं समझ नहीं पाया था कि हमारे
कौन से वो मित्र हैं जो उनके पास ये खबर है और वो मुझे नहीं बता रहे हैं अभी। लेकिन खोजते खोजते मैं एक जगह गया और जहाँ गया मुझे लग गया कि वो उन्हीं से मिला होगा। वो थे ओपी शर्मा, जो सीबीआई के डीआईजी थे, और उन्होंने ही जैन के यहाँ छापा डाला था, सर्च किया था। हाँ। और वो सर्च लंबी चली थी, शायद 36 घंटे चली थी। ओपी शर्मा से हमारा संबंध था, आज भी है। ओपी शर्मा के पास मैं गया और मैंने कहा कि मुझे ऐसा मालूम हुआ कि आपके पास वो डायरी है। तो उन्होंने कहा कि हाँ है, और परंतु उनको संदेह था, क्योंकि उससे पहले वो डायरी के पन्ने अंग्रेजी अखबारों के, यानी 2 अखबारों को, स्टेट्समैन को और इंडियन एक्सप्रेस के, जो भी उनके परिचित रहे होंगे, उनको उन्होंने संकेत में या डायरी का पन्ना दिखाया था। लेकिन किसी ने कोई खबर नहीं बनाई, तो उनको संदेह था। आपको मालूम होगा कि एक जैन चर्बी घोटाला भी हुआ था, तो तब से मेरा उनसे मिलना जुलना था। वो उसको भी उन्होंने बड़े बड़े केसेस को उन्होंने, ये जो एक खिलाड़ी था जो लखनऊ में मारा गया था, उस केस को भी उन्होंने हैंडल किया। सैयद मोदी, तो उस केस का भी इन्वेस्टिगेट किया था जी। खैर, तो ओपी शर्मा ने कहा कि मेरे पास है, लेकिन मैंने कहा कि मुझे आप पूरी बात बताइए और मैं चाहूँगा कि आप हमको डायरी के पन्ने दीजिए, फिर उस पर हम कुछ काम करेंगे और मैं इस पर स्टोरी करना चाहता हूँ। तो थोड़ी उनके मन में हिचक थी, जो हमको अभी याद है, लेकिन अंततः उन्होंने मुझे वो सारी कहानी बताई, वो पूरा नेटवर्क के बारे में बताया, डायरी दिखाई, और डायरी के पन्ने फोटो कॉपी कराकर दिए। वो पूरी डायरी है। अब वो डायरी जो है वो दरअसल भानुमती का पिटारा थी, क्योंकि उसमें आप समझिए कि कोई ऐसा बड़ा अफसर नहीं था जिसके नाम ना हो, कोई ऐसा पॉलिटिकल लीडर नहीं था जिसके नाम ना हो, कोई ऐसा पत्रकार नहीं था जिसके नाम ना हो। जैसे मान लीजिए जब हवाला की खबर छपी तो एसपी सिंह ने मुझसे पूछा कि एमजे का नाम है उसमें, मैंने कहा हाँ है। एमजे के आगे 7.5 लाख रुपया लिखा हुआ था उस जमाने में। हाँ। अच्छा, कौन एमजे? कौन? एमजे अकबर। पक्का? एमजे ए वो डायरी कहती है। अच्छा, तो उसी तरह से उस डायरी से हमने 40 नाम, पॉलिटिकल नाम निकाले, और 40 नाम जो निकाले उसमें देवीलाल से लेकर मदन लाल खुराना तक सब थे। आडवाणी जी भी थे, विजय कुमार मल्होत्रा भी थे। तो जो उसमें जब हमने खबर दी तो मुझे हमारे एक आध साथियों ने वहाँ कहा कि देखिए आडवाणी जी से तो आपके बहुत अच्छे संबंध, आडवाणी जी से हमारे संबंध अच्छे थे भी, इसमें दो राय नहीं, तो उनका नाम आप निकाल दीजिए। मैंने कहा ये नहीं होगा, अगर डायरी में उनका नाम है तो हमारे संबंध जो हैं वो हैं, हमारा फर्ज ये कह रहा है कि हमको वो सारे नाम देने चाहिए। उसमें राजीव गांधी के नाम है, और सबसे ज़्यादा बड़ी रकम उसमें राजीव गांधी के नाम है, आरजी के करके 10 करोड़। वो कुल 64 करोड़ रुपए जो दिए थे जैन ने, एसके जैन ने,
वो उसने डायरी में लिख रखा था। और वो जो धंधा था वो कुल था नशे के व्यापार से आया हुआ पैसा। लेकिन चूंकि कि एसके जैन उसका अपने उद्योग के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, तो औद्योगिक उनके मसलों को हल कर माने सरकार से अपना काम कराने के लिए जो जो लोग उनकी मदद कर सकते थे उनको दिया। कुछ उसमें चुनाव फंड थे। उसमें तो आडवाणी जी का ही सबसे बड़ा नुकसान हो गया उस स्टोरी से। नहीं, उसमें उस स्टोरी में आडवाणी जी का नुकसान हुआ, मदन लाल खुराना का नुकसान हुआ, क्योंकि उसी हवाला केस के कारण मदन लाल खुराना को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। आडवाणी जी से हमारा संबंध था, लेकिन उस घटना के बाद दूरी बढ़ी। तो ये जो मैंने सवाल पूछा कि वो जब आपने स्टोरी करी तो नरसिम्हा राव आपको अपने यहाँ डिनर पे बुलाना चाहते थे प्रधानमंत्री आवास में, और कई फोन आया, आपने इग्नोर कर दिया, आप नहीं गए। मेरा एक नियम था, वो आज भी है, कि अगर हम कोई रिपोर्ट करते हैं और वो रिपोर्ट किसी के खिलाफ जाती है तो वो व्यक्ति अगर हमको संपर्क करता है तो उससे हम संपर्क नहीं करते। और किसी को फायदा होता है तो वो संपर्क करता है तो नहीं, वो नहीं करते। मैंने दोनों पार्टी से आप हाँ, जैसे मैं आपको बता सकता हूँ, आजकल तो खबर ही इसी के लिए हो रही है कि संपर्क किया जाए। नहीं, तो जैसे मैं आपको बताऊं कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण पर नवभारत टाइम्स में रहते हुए हमने 13 स्टोरी की, और माथुर साहब ने उसकी वो छापा, बल्कि मैनेजमेंट यानी रमेश जैन ने 13वीं जब स्टोरी छपी तो रमेश जैन ने माथुर साहब से कहा कि राम बहादुर की स्टोरी मत छापिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये नहीं करेंगे, तो छपी। और उस स्टोरी में वो गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के में भ्रष्टाचार की स्टोरी थी, लिहाजा धर्मेंद्र देव मिश्र पर सीबीआई के छापे पड़े। धर्मेंद्र देव मिश्र तब गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष थे, और आपको शायद मालूम होगा कि धर्मेंद्र देव मिश्र अमेठी में राज परिवार के पुरोहित के बेटे थे, कर्नाटक काडर के आईएएस अफसर थे, लेकिन अमेठी का और कांग्रेस के संबंधों के कारण काडर बदल करके वो आ गए थे उत्तर प्रदेश। और फिर वो राजीव गांधी से लेकर नारायण दत्त। अच्छा सर, एक चीज मैं रोक रहा हूँ आपको, ये तो धर्मेंद्र उन्हीं की बेटियों के नाम पर ये वसुंधरा वैशाली ऐसा कुछ लोग, मैंने ऐसा सुना है, मैं जानता नहीं। अच्छा। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि धर्मेंद्र देव मिश्र जब गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की स्टोरी छपी तो मुझे एक हमारे सीनियर जर्नलिस्ट ने, जिनका मैं बहुत आदर करता हूँ, आज भी वो हैं, उन्होंने मुझे कहा कि धर्मेंद्र देव से आप मिल लीजिए। हमने कहा कि हम उन्हीं के कारनामों की स्टोरी कर रहे हैं, तो मैं नहीं मिलता। और मैं नहीं जानता कि धर्मेंद्र मिश्र से कभी भी भेंट नहीं। पत्रकारों में आपने पीछे भी देखा होगा, समाचार संपादक, संवाददाता, अब शुरू में उनका रुझान दिखाई देता है, बाद में वो इस्तीफा देके तुरंत कोई पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, चुनाव लड़ते हैं। आपको लगता है कि ये एक खतरनाक ट्रेंड है? क्योंकि आप भी थे, मुझे पता अच्छी तरह, आपको 2 बार लोकसभा, राज्यसभा, राज्यपाल, तमाम बार आपको ऑफर किया गया, लेकिन आप अपने आप को आपने रोका, आप नहीं गए उधर। ये जो ट्रेंड दिखाई दे रहा है कि हम नेताओं के कितने करीब हो जाए और हम क्लाइंट, पत्रकार अपने आप को, मैं देखता हूँ पत्रकारों की नौकरी चली जाती है सर अखबारों में, चैनलों में, तो वो नेताओं के घर बैठ करके मालिकों को फोन करा के नौकरी की सिफारिश करते हैं। ये ट्रेंड जो आप देख रहे हैं, मैं ये मानता हूँ कि ये जो पत्रकार अपना काम करे, और मान लीजिए अगर वो पार्टी में जाते हैं तो पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करे, फिर पत्रकार वाला लेवल छोड़ दें। लेकिन यहाँ अभी कुछ सालों से, यानी
ये कुछ साल का मतलब हुआ 2-3 दशक से ये सिलसिला चला है कि पत्रकार पार्टियों मैं पार्टी के लिए काम करते हैं, राज्यसभा में जाते हैं, फिर और सरकार के कई लोग मंत्री भी हुए हैं। अब ये ऐसी मिसाल है जिसको हम अच्छी मिसाल नहीं कहेंगे। उसकी वजह यह है कि उससे पत्रकारिता में जो निष्पक्षता है या तटस्थता है या कहना चाहिए कि लोगों के प्रति जो आपकी जिम्मेदारी है उस पर आँच आती है। और जिन जिन लोगों ने ये किया है, हाँ, ईमानदारी से अगर कोई ये मानता है कि भाई ये इस मूवमेंट का या इस लीडर, इस किसी मुद्दे का हमको समर्थन करना चाहिए, तो वो एक अलग बात है। जैसे जब विश्वनाथ प्रताप सिंह ने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया तो बाई चांस नवभारत टाइम्स में मेरे पास वो जनता दल की बीट थी, या जनमोर्चा जब बना था तो जनमोर्चा बीट था। तो हमने ईमानदारी से कवर किया और जो दिखता था वो मैं लिखता था। हालत ये हुई, एक घटना बताता हूँ आपको। 89 के चुनाव से कुछ दिन पहले की बात है। एक दिन माथुर साहब का मेरे पास फोन आया और उन्होंने कहा कि क्या आप आ सकते हैं दफ्तर जल्दी। आमतौर पर मैं दोपहर बाद दफ्तर जाता था, अगर ब्यूरो की मीटिंग है तो उसको मैं आ जाता था। उस दिन मैं 10 बजे के आसपास माथुर साहब के पास गया। तो जैसे ही उन्होंने मुझे कहा कि बैठिए उनके कमरे में, टाइम्स बिल्डिंग में, तो माथुर साहब का पहला सवाल था कि मुझे राज साहब आप ये बताइए कि क्या नवभारत टाइम्स जनता दल की जो खबरें हैं उसको बहुत बढ़ा चढ़ा करके पेश कर रहा है, दे रहा है। तो मैंने कहा कि माथुर साहब ये आपका जो सवाल है ये इससे पहले मेरा एक सवाल है, आपको आज किसका फोन आया था? प्रधानमंत्री राजीव गांधी का, सूचना प्रसारण मंत्री HKL भगत का, अशोक जैन का या रमेश जैन का? चारों में किसी न किसी का तो फोन आया है आपको। तो कहने लगे कि चारों का फोन आया है। अच्छा, माथुर साहब ईमानदार व्यक्ति थे, उन्होंने कहा चारों का फोन आया। तो मैंने कहा कि अब मैं आपको जवाब देता हूँ, इन चारों से कहिए कि 89 के चुनाव परिणाम के बाद आप तय करिए कि नवभारत टाइम्स जो जनता दल की खबर छाप रहा था वो सही था या नहीं था। जो जमीन पर दिख रहा है वो हम रिपोर्ट कर रहे हैं। हाँ। और आप अगर चाहते हैं कि कोई दूसरा रिपोर्ट करे तो हमारी बीट बदल दीजिए। अब क्या ट्रेंड हो गया सर? अच्छा, अगर जो आपको जमीन पर फिर जो है माथुर साहब से जब मैंने पूछा कि किसका फ़ोन आया था तो हंसने लगे और कहा कि चारों का फ़ोन आया। तो मैंने कहा चारों को बताइए। माथुर साहब ने मुझसे जनता दल की बीट नहीं ली। अगली बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जब संभवतः 2 नवंबर 1989 को जब विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री बन गए तो मैं माथुर साहब के पास गया और मैंने कहा कि माथुर साहब, अब आज से आप कहेंगे तभी मैं जनता दल बीट नहीं करूँगा। अब वो सत्ताधारी पार्टी हो गई है और मैं सत्ताधारी पार्टी की रिपोर्टिंग नहीं करना चाहता। तो पत्रकारों का तो सबसे बड़ा शगल यही है जिसकी सरकार उसी की। और उन्होंने कहा कि ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपको कांग्रेस बीट में देता हूँ। 1 सप्ताह तक कांग्रेस बीट मेरे पास थी, लेकिन मैनेजमेंट भी नहीं चाहता था कि मैं कांग्रेस कवर करूं और कांग्रेस वाले भी नहीं चाहते थे कि मैं कवर करूं,
लिहाजा हमसे वीटो ले ली गई। तो मैं ये मानता हूँ कि पत्रकार के रूप में आपको सत्ता से थोड़ी दूरी बना के रखना चाहिए। लेकिन वो कहाँ है सर, आप देख ही रहे। नहीं है तो वो अलग बात है। अभी सर हम लोग जिन जगहों, आप गाजीपुर से आते हैं, मैं आजमगढ़ का रहने वाला, अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, रात को चैनलों ने, आप तो देखते नहीं है लेकिन मैं भी नहीं देखता हूँ, मैं टीवी में काम करता हूँ तो भी टीवी नहीं देखता हूँ। रात को लोगों के फोन रात को आने लगे, इस्लामाबाद पे कब्जा, कराची पे कब्जा, मुनीर भागा, ऐसे। और सर उसके बाद कोई एक्शन नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई माफीनामा नहीं, कोई देश जनता। अब उसका असर ये हो गया सर कि मेन स्ट्रीम मीडिया पर लोगों का विश्वास ही खत्म होता जा रहा है, और सोशल मीडिया जहां कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, जहां कोई चेक बैलेंस नहीं, लोग उसकी खबरों को सही मान के, और पूरा एक ऐसा अराजकता, जो आपने कहा अराजक स्थिति हो गई, आप महसूस नहीं करते? अराजकता है, अराजक स्थिति है, और इसलिए ये संकट जो है वो सूचनाएं सही हैं या नहीं हैं, इस पर भरोसा उठ रहा है। राजनीति और पत्रकारिता का आखिरी सवाल ये है सर, जब आपकी इंटीग्रिटी, डिग्निटी के बारे में हम लोग बात करते हैं, बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि राय साहब भी उम्र के अंतिम पड़ाव पर आकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अध्यक्ष का पद तो ले ही लिए ना, राज्यसभा नहीं बने, लोकसभा नहीं बने, तो सरकार से फायदा तो ले ही लिए। आप एक दर्शकों को ये भी बात बता दूं, हाँ इसका जवाब दीजिए तो मैं फिर दूसरी बातें कर। ये आखिरी सवाल राजनीति और पत्रकारिता से। ये इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का अध्यक्ष, ये बात सही है कि हमने हाँ किया और इसलिए हमको बनाया गया। मुझसे पूछा गया था और मैंने हाँ किया। हाँ करने से पहले हमने इसके बारे में मालूम भी किया था कि दरअसल ये जो जिम्मेदारी है वो ये किस कैटेगरी में आती है। तो पहली बात ये कि ये लाभ का पद नहीं है, एक बात। और ये दरअसल इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र जिन लोगों ने बनवाया राजीव गांधी से, वो संस्कृति कला के प्रति उनमें अनुराग था। इस संस्था ने शुरुआत से लेकर अब तक एक अच्छा संस्कृति और कला के शोध संस्थान के रूप में इसका विकास हुआ। ये सब जब मालूम हुआ और ये मालूम है कि कोई ये लाभ का पद नहीं है, दूसरा यह भी मालूम हुआ कि इसमें हमको कोई रोज रोज आने की भी ज़रूरत नहीं है। हम जिस जो अपनी पत्रकारिता का जो है कार्य वो कर सकते हैं। उस समय भी हम हिंदुस्तान समाचार के समूह संपादक थे, अभी भी, और यथावत के संपादक भी थे, दोनों थे। आज भी हम हिंदुस्तान समाचार के समूह संपादक हैं, और जो कॉलम हम उस समय लिखते थे इस समय भी लिखते हैं। लिखना पढ़ना ही मुख्य काम है। तो यहाँ इस वजह से हमने हाँ किया। और आपको ये भी बताऊं कि अध्यक्ष के नाते जो सुविधाएं थोड़ी बहुत, जैसे गाड़ी मिलती है आदि आदि, केवल वो तो ये जो भी सुविधाएं हैं वो हमने नहीं ली। हाँ, इस दफ्तर में आते हैं, बैठते हैं और इस संस्था के अच्छे कामों का में सहयोगी। अब ये और यह भी अनुभव आया पिछले 10 सालों से कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने राजनीति या दलीय मामले या राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मामले में गहरी रुचि के बावजूद
उनकी जो प्राथमिकताएं हैं उसमें एक कल्चर भी, और पहले नहीं था। पहले किसी प्रधानमंत्री की कल्चर में उस तरह की रुचि नहीं थी। ये इसमें IGNCA में जब ये शुरू हुआ था तो ये 10 जनपद की संस्था के रूप में था। सोनिया गांधी इसकी लाइफ लॉन्ग ट्रस्टी थी, जो बदला गया बाद में। और अब ये एक संस्कृति, कला और पुरातत्व, शिल्प, हमारी धरोहर, इन सब का एक ऐसा सेंटर है जो दरअसल इन 10 सालों में और इसके अनेक आयाम, नए आयाम बने हैं। अभी सितंबर में जो एक बड़ा भारी आयोजन होने जा रहा है, जिसमें कि भारत ये ज्ञान भारतम मिशन शुरू हो रहा है, तो ये मालूम हुआ कि IGNCA ही एकमात्र भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय में एक स्वायत्त संस्था है जो संस्कृति के विभिन्न आयामों पर काम कर रही है, और इसका थोड़ा योगदान भी है जो दिखाई पड़ने लगा है, चाहे वो नई संसद में हो, चाहे राष्ट्रपति भवन में हो, या कहना चाहिए कि भारत मंडपम के सामने जो नटराज की मूर्ति आई, अगर भारत सरकार मान लीजिए कोई मंत्रालय उसको बनवाने की योजना बनाता तो कई साल लग जाते। यहाँ की टीम ने दक्षिण भारत के उस स्थान से जहाँ वो नटराज की मूर्ति बनाने का परंपरागत शिल्प है, 4 महीने में बनवाया और ले आकर के अब वो भारत मंडपम के सामने देखा है, बहुत लगा है, और वो एक तरह से वहाँ का अब एक माइलस्टोन सिंबल हो गया। हाँ सर, ये बात मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, ये सब बात राजनीति पत्रकारिता होगी, अब कुछ व्यक्तिगत जीवन से आप 80 के करीब होने को है। लोग ये कहते हैं राय साहब बहुत मूडी आदमी। पहली बात तो ये है कि उनका दिन ही शुरू होता है 1 बजे के बाद। उनको पद्मश्री दिया गया, वो पद्मश्री सम्मान लेने नहीं गए क्योंकि कार्यक्रम सुबह था। पद्म भूषण उनको दिया गया, वो कार्यक्रम में नहीं पहुंच सके क्योंकि कार्यक्रम सुबह था। दिन आप 1 बजे से शुरू करते हैं, मैंने सुना नेचुरोपैथी का। तो ये ऐसी कौन सी बात है, इतने बड़े बड़े देश का तीसरा नागरिक सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार है, और आपका दिन 1 बजे क्यों शुरू होता है? हमारा दिन 1 बजे नहीं शुरू होता है, हमारा दिन शुरू होता है 7 बजे। लेकिन 1 बजे तक वो हमारा निजी समय है जिसमें मैं पढ़ता लिखता हूँ, कुछ नोट बनाता हूँ, जिस विषय पर लिखना होता है उसकी तैयारी करता हूँ, और ये वही अपना समय। ये सही है ना कि आप पद्म विभूषण पद्मश्री लेने नहीं जा पाए? पद्म भूषण हमको इस बार 25 में मिला है जी, पद्म विभूषण नहीं, पद्म भूषण बोल रहा हूँ। पद्म भूषण, हाँ, तो पद्म भूषण मिला है। दोनों अवसरों पर मैं नहीं गया, और ये बात सही है कि नहीं गया। तो नहीं इसलिए गया क्योंकि वहाँ जाने जिस दिन आयोजन होता है उससे पहले रिहर्सल होता। अब मैं जब पढ़ता था 11वीं में, 1962 का युद्ध हो गया था, तो भारत सरकार ने हर इंटर कॉलेज में NCC कंपलसरी कर दिया था। मैंने जब 11वीं में एडमिशन लिया तो NCC कंपलसरी थी। एडमिशन लेने के तत्क्षण बाद मैं प्रिंसिपल के पास गया। हमारे प्रिंसिपल थे डॉक्टर PK ज्योतिषी, बड़ा उनका रुतबा था। मैं उनके पास गया, हमने कहा कि मैंने यहाँ
आपके कॉलेज में हरिश्चंद्र में 11वें में बायोलॉजी ग्रुप में मैंने एडमिशन लिया है और एनसीसी कंपलसरी है। तो कंपलसरी के नियम में मैं आता हूँ, लेकिन आप मुझे कहिए कि शाम को आकर के परेड करेंगे और ड्रेस पहन करके परेड करेंगे तो ये मुझसे नहीं होगा। इसलिए आप एनसीसी के टीचर को बुलाइए और कहिए कि राम बहादुर राय को उससे अलग करो। हाँ, परेड के समय में आप कहेंगे तो मैं आकर बैठा रहूँगा, किताब लेकर बैठा रहूँगा, पढ़ूँगा और कुछ करूँगा। संयोग से प्रिंसिपल हमको ऐसे मिले, उन्होंने कहा कि तुम जाओ, और एनसीसी के टीचर को बुला करके कह दिया कि इसको ये करो। उस इससे पर नियम कानून में आप कभी बदल नहीं सकते। मेरा ये कहना है कि ये अब जब हमने एनसीसी की परेड नहीं की, अब राष्ट्रपति भवन में रिहर्सल करें और फिर वो पद्मश्री लें, पद्म भूषण लें, इसकी क्या ज़रूरत है। भारत सरकार ने जो हमको दिया, मैं उसके के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, और प्रधानमंत्री ने ये निर्णय किया तो उनके प्रति मेरी कृतज्ञता है। लेकिन वहाँ जाएं वहाँ और लोगों को दिखाएं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं। ये एक रस्म है, हो गई। एक सवाल ये है सर, मेरे भी पसंदीदा नेताओं में चंद्रशेखर जी हैं और आप उनके बहुत करीब रहे थे। वीपी सिंह, चंद्रशेखर, उन दोनों में बहुत प्रतिद्वंदिता थी, लेकिन आप दोनों के करीब थे। कांग्रेसी नेताओं के करीब थे, अटल जी आडवाणी के करीब थे। वो जो 90 के दौर के 5-7 शिखर पुरुष राजनीति के थे, आप सबके करीब थे। अब जब आप उम्र के इस पड़ाव पर पहुंचते हैं, क्या आपको लगता है कि चंद्रशेखर जी को बतौर प्रधानमंत्री ज्यादा समय मिला होता तो वो कुछ अच्छा कर पाते? चंद्रशेखर जी जैसा दूसरा राजनीतिक नेता उस दौर में नहीं था। जितने वो स्पष्टवादी थे, बेलाग लपेट बोलते थे। मैंने एक बार वाजपेयी जी से पूछा कि आप ऐसा क्यों नहीं करते, तो उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर जी कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता। इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि चंद्रशेखर जी दरअसल जब वो कांग्रेस में थे, उस समय वो इंदिरा गांधी से सवाल पूछ सकते थे। वाजपेयी जी या और दूसरे जो नेता हैं वो पार्टी के अनुशासन में थे, चंद्रशेखर जी अपने अनुशासन में थे। ये फर्क था। और ये मैंने अभी फिर से चंद्रशेखर जी की जेल डायरी मैं देख रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि इमरजेंसी के 50 साल पर हम लगातार कुछ लिख रहे हैं, और लिखने में चंद्रशेखर जी की जेल डायरी से हमको बहुत मदद मिल रही है। उन्होंने 25 जून की रात को वो गिरफ्तार हुए और 26 जून से उनकी जेल डायरी शुरू होती। जेल में रहते हुए भी जो रेडियो से और दूसरे लोगों से सूचनाएं मिलती हैं, उन सूचनाओं पर जिस तरह की सटीक टिप्पणी करते हैं, वैसी टिप्पणी दूसरे किसी नेता के मेमोयर में मैं नहीं पाता हूँ। आपने पूछा है कि चंद्रशेखर जी को अगर ज़्यादा समय मिलता तो कुछ वो और बड़ी उपलब्धियां देश को दे सकते थे, और बात सही है। एक उदाहरण काफ़ी है। चंद्रशेखर जी जब शपथ ले रहे थे, मैं आपको बताऊं कि किसी शपथ में हम आज तक राष्ट्रपति भवन नहीं गए, किसी शपथ में भी। तो उनके शपथ में भी मैं नहीं गया था। लेकिन मुझे मालूम है कि शपथ ग्रहण के दौरान ही राजीव गांधी से पत्रकारों ने पूछा कि चंद्रशेखर जी को आप कितना समय देंगे। तो राजीव गांधी ने, जिस पत्रकार ने पूछा था, उससे कहा कि वीपी सिंह कितने दिन थे प्राइम मिनिस्टर। उसने कहा कि 11 महीने। तो उन्होंने कहा कि 1 महीने ज़्यादा शपथ ग्रहण में। और उसी राजीव गांधी ने 3 महीने बाद ही समर्थन वापस ले लिया, वो भी एक बहुत ही हास्यास्पद कारण बता करके। अब आज मैं उस का
आपको तथ्य बताता हूँ। हुआ ये था कि जब चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री बने तो उस समय दो मसले देश के सामने थे। एक आरक्षण का था, एक बाबरी मस्जिद, राम मंदिर। और आरक्षण के सवाल पर, आरक्षण वाला जो विषय था वो दरअसल बाबरी मस्जिद या जो अयोध्या आंदोलन था, अयोध्या आंदोलन और आरक्षण में प्रतिद्वंद्वता थी। विश्वनाथ प्रताप सिंह जनता दल के झगड़ों से पार पाने के लिए उन्होंने मंडल कमीशन का सहारा लिया था और 7 अगस्त को उन्होंने 7 अगस्त 1990 को उन्होंने मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू कर दिया। कांग्रेस ने उसमें एक आग लगी, कांग्रेस ने उसमें घी डाला और आसपास के राज्यों से उसको और उग्र आंदोलन किया, आत्मदाह तक की घटनाएं होने लगी। उसी दौर में अयोध्या आंदोलन भी शुरू होता है। पहली बार बीजेपी उस आंदोलन में शामिल होती है और आडवाणी जी रथ यात्रा पर सवार होते हैं। जब चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री बने तो ये दोनों सवाल थे और उसमें दोनों सवालों को वो करीब करीब हल करने के नज़दीक पहुंच गए थे। अयोध्या वाले प्रश्न पर उन्होंने बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी और राम जन्मभूमि आंदोलन के नेताओं को आमने सामने बैठाया। कई राउंड की बातचीत हुई और उस बातचीत में भैरव सिंह शेखावत और मुलायम सिंह यादव और शरद पवार, ये सब लोग थे। ये तीनों ऑब्जर्वर के रूप में, प्राइम मिनिस्टर के प्रतिनिधि के रूप में बैठते थे। और अंततः जब सबूत की बात आई कि आप वहाँ सबूत दे दीजिए, मुस्लिम पक्ष ये कहता था कि सबूत दे दीजिए कि वहाँ मंदिर था, राम जन्मभूमि का स्थान वही है, तो हम अपना विरोध वापस ले लेंगे। सबूत सारे जब आ गए तो मुस्लिम पक्ष गायब हो गया। और तब भी चंद्रशेखर जी ने एक रास्ता निकाल लिया था। चीफ जस्टिस रंगनाथ मिश्र थे उस समय, उनसे बात की थी, कहीं से फतवा प्राप्त किया था और आडवाणी जी ने लोकसभा में ये अपने भाषण में कहा है, आप प्रोसीडिंग में से देख सकते हैं, कि चंद्रशेखर जी को थोड़ा समय मिलता तो अयोध्या विवाद कभी हल हो जाता। बहुत सारे लोग ये कहते हैं सर कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया करीब करीब उसी तर्ज पर चंद्रशेखर जी ने फॉर्मूला तब निकाल दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया वो फैसला तो एक सुनवाई के दौरान हुआ। हाँ, लंबे समय। हाँ, और उस सुनवाई में साक्ष्य आए, सबूत आए। चंद्रशेखर जी ने जो रास्ता निकाला था, जो मेरी जानकारी है, वो ये था कि ये राम जन्मभूमि जो है वो उस ट्रस्ट को वापस की जाएगी और बाबरी मस्जिद के लिए कोई दूसरी जगह देंगे। ये वो गवर्नमेंट आर्डर से करना चाहते थे। वही और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की सहमति से करना चाहते थे। ये जैसे ही राजीव गांधी को ये बात पता चली, और पता कैसे चली? शरद पवार ने चुगली में नहीं, शरद पवार ने बदनीयती से नहीं, शरद पवार ने नेक नियति से, मित्रता में और चंद्रशेखर जी की प्रशंसा में एक दिन राजीव गांधी को बताया कि चंद्रशेखर जी, आपका बहुत बड़ा काम चंद्रशेखर जी खुद ही कर रहे हैं, हल होने के करीब, यानी ये मसला हल हो जाएगा और एक देश के सामने जो बड़ी समस्या है वो हल हो जाएगी, तो इसमें आपको भी प्रसन्न होना चाहिए। अब ये बात, राजीव गांधी तो एपॉलिटिकल थे, राजनीति की समझ उनको थी ही नहीं, वे चलते थे अपने सलाहकारों से।
और अच्छे सलाहकार मिले उनको तो अच्छे काम किए उन्होंने, और गलत सलाहकार मिले तो राजीव गांधी से चंद्रशेखर जी के सरकार से समर्थन वापस ले लिया। उन्हीं गलत सलाहकारों ने, कांग्रेस के गलत सलाहकारों ने राजीव गांधी की हत्या करवा दी। राजीव गांधी श्री पेरुम्बदूर नहीं जाने वाले थे। राजीव गांधी तो उड़ीसा के दौरे पर जाने वाले थे। इस बात की जांच बाकायदे होनी चाहिए कि कांग्रेस के किस ऑफिस बियर ने कैसे उनकी यात्रा का कार्यक्रम बदलवाया। बाकायदे जस्टिस जगदीश शरण वर्मा ने, JS वर्मा ने कॉन्स्पिरेसी के इस पक्ष पर जांच के लिए सरकार से कहा था। नरसिंह राव ने जैन आयोग भी बनाया था, और जैन आयोग जब बना था तो उस समय मैंने जनसत्ता में 2 रिपोर्ट लिखी थी। आपने नरसिंह राव के बारे में मुझसे पूछा था, अब मैं आपको बताता हूँ। 2 रिपोर्ट लिखी थी। एक रिपोर्ट का शीर्षक था कि सोनिया गांधी बताए कि राजीव गांधी की हत्या का रहस्य क्या, और वो जनसत्ता में बॉटम में छपा था। तो नरसिंह राव ने मुझे नहीं, मेरे पास नहीं, चंद्रशेखर जी को फ़ोन किया और कहा कि राम बहादुर राय से कहिए कि वो ये जो रिपोर्ट है जनसत्ता की वो जैन को दे दे। तो चंद्रशेखर जी ने मुझे फ़ोन किया, बुलवाया। मैं और प्रभाष जी दोनों गए चंद्रशेखर जी के पास। चंद्रशेखर जी ने कहा कि जनसत्ता में आपकी, तब तक उन्होंने देख लिया था, कहा कि ये आपकी रिपोर्ट छपी है। मैंने कहा हाँ छपी है। तो उन्होंने कहा कि PM चाहते हैं कि आप जैन को दे दीजिए। तो मैंने कहा कि आपको PM को आप बता दीजिए कि मुनीलाल जैन से मेरा पुराना परिचय है, और यह भी उनको बता दीजिए कि मुझे देने की ज़रूरत नहीं है, वो जनसत्ता पढ़ते हैं, उनके पास सिर्फ होगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप ज़रा एक बार जाकर बात करिए उनसे। तो IIC के सामने जो लोधी रोड की कोठियाँ हैं, उसमें संभवतः 51 नंबर की कोठी में वो रहते थे। मैं गया, चंद्रशेखर जी के कहने से गया, और हमने जैन साहब से हमारा परिचय था ही, तो मैं उनको फ़ोन किया। उन्होंने कहा कि आइए। मैं गया। जब गया तो उनके पीछे एक बंदूक लिए व्यक्ति खड़ा था। तो मैंने कहा कि जैन साहब, हमको, मुझसे आपको कोई खतरा है? तो उन्होंने कहा नहीं, कोई खतरा नहीं। मैंने कहा कि इस आदमी को हटाइए। जब मुझसे कोई खतरा नहीं तो इनको बाहर करिए पहले, हम लोग फिर आपस में बात करें। जब उनको बाहर किया तो मैंने कहा कि जनसत्ता में एक रिपोर्ट छपी है, एक और छपने वाली है, लेकिन जो छपी है वो आपके पास है। तो उन्होंने दराज निकाला और ये कहा कि यही है ना? मैंने कहा हाँ। मैंने कहा कि इस रिपोर्ट के आधार पर, इस रिपोर्ट की आप नोटिस लीजिए, और इस रिपोर्ट के आधार पर 8B की नोटिस देकर आप सोनिया गांधी को गवाही के लिए बुलाइए। इंक्वायरी कमीशन एक्ट के तहत जब आयोग कोई बनता है तो उस आयोग को इस बात का अधिकार होता है कि वो जिसको चाहे उसको गवाही के लिए समन कर सकता है। इसीलिए ये जस्टिस JC शाह ने इंदिरा गांधी को समन कर लिया था और गवाही के लिए खड़ा कर दिया शाह कमीशन ने। तो उसी तरह से हमने कहा कि आप नोटिस दे के बुलाए। तो जैन ने कहा कि मैंने पढ़ लिया है और आपका कहना भी सही है, मैं सोनिया गांधी को नहीं बुलाऊंगा। तो मैंने कहा क्यों नहीं बुलाएंगे? तो कहा कि वो घरेलू महिला है। मैंने कहा कि जैन साहब, आप मेरे साथ चलिए, मेरे घर चलिए। घरेलू महिला कैसी होती है ये हमारे घर में आपको मालूम पड़ेगा। हमारी पत्नी को हमारे पत्रकारिता या राजनीति, लेकिन आपको इससे क्या लेना देना? वो बुलाए ना बुलाए हैं? बुलाए ना बुलाए, आपने तो रिपोर्ट कर दिया, काम खत्म। नहीं, उस रिपोर्ट का मतलब ये था
कि उनको 8B की नोटिस देकर बुलाया जाना चाहिए। तभी उस रिपोर्ट का अर्थ था। उसकी वजह यह है क्योंकि और वो जब दोनों रिपोर्ट छपी तो राजीव गांधी के सबसे गहरे दोस्त पृथ्वीजीत सिंह ने मुझे एक दिन बुलवाया। तब वो लोधी रोड के 28 नंबर बंगले में रहते थे और उन्होंने कहा कि आपको खबर कहाँ से मिली? मैंने कहा कि आपसे तो नहीं मिली है ना। तो उन्होंने कहा कि मेरे कंप्यूटर के अलावा ये सूचना और कहीं है नहीं। मेरी खबर में सूचना ये थी कि लिट्टे का एक डेलीगेशन एनराम के नेतृत्व में 10 जनपथ पर राजीव गांधी से मिला 4 मार्च 1991 को, और दूसरा डेलीगेशन 14 मार्च 1991 को मालिनी पार्थसारथी के साथ, यानी उनको कोऑर्डिनेट मालिनी पार्थसारथी कर रही थी, पहले वाले को एनराम कर, और दूसरा जो डेलीगेशन था वो बड़ा पावरफुल डेलीगेशन था। अर्जुन सीतामपलम उसका लीडर था। अर्जुन सीतामपलम लंदन में बैंकर था, लिट्टे का फाइनेंसर था। और इन दोनों डेलीगेशन ने राजीव गांधी को आश्वस्त किया कि आप दक्षिण में जाते हैं तो हमसे कोई खतरा नहीं। और इस जाल में राजीव गांधी को किसने फंसाया? क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? यही बात हमने उसमें उठाई थी। चंद्रशेखर जी के बारे में जो आपने पूछा, मेरा कहना है कि आपने जितने प्रधानमंत्रियों को अभी तक देखा, चंद्रशेखर जी के पास पार्टी नहीं थी, चंद्रशेखर जी के पास संगठन नहीं था, लेकिन चंद्रशेखर जी अकेले पार्टी और संगठनों से भारी होते थे। लेकिन अब लोग ये कहते हैं सर कि आज की धर्म की और जाति की जो विभाजक राजनीति है, इसमें चंद्रशेखर जैसे नेता आजकल होते तो उनका सर्वाइवल, उनका चुनाव जीतना, चंद्रशेखर जी उस समय भी ये सब बातें थी। और चंद्रशेखर जी कहते थे कि जब आप जाति की राजनीति करेंगे तो धर्म की राजनीति उससे बड़ी हो जाएगी। हाँ, ये तो हमेशा उनका कोट था। वो कहते थे। और धर्म वास्तव में ये जो हम लोग धर्म और मजहब का घालमिल कर देते हैं। धर्म बड़ी ऊंची चीज़ है, व्यापक चीज़ है। धर्म तो हम सबको धर्म का पालन भी करना चाहिए, लेकिन जिस सेंस में धर्म की बात चल रही है वो तो एक राजनीतिक टर्म है। चंद्रशेखर जी अगर आज होते तो आज वो ज़्यादा प्रभावशाली होते, प्रासंगिक होते, और उनकी बात सुनी जाती। जब वो थे तब मैं 2004 तक, 1986 से 2004 तक हमने लोकसभा की रिपोर्टिंग की है। 2004 में हम जनसत्ता से रिटायर हुए और उसके बाद से हम फिर लोकसभा कभी गए नहीं। हम दूसरे अखबार से लेकर के एक्रीडेशन और वहाँ जाएं, इसकी ज़रूरत हमने नहीं समझी जैसा दूसरे लोग करते हैं। लेकिन उन दिनों मैं ये देखता था 2004 तक कि चंद्रशेखर जी अकेले थे, तब भी वो जब खड़े होते थे तो लोग दोनों पक्ष उनको सुनता था।